चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग पहले अपना कल की जो समस्या थी, हमारा जो माइक साउंड काम नहीं कर रहा था, पहले हम थोड़ा माइक साउंड चेक कर लेते हैं। अगर सबको माइक और साउंड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि शायद कल क्या था, हम जब टर्न करते थे तो साउंड नहीं आती थी। आप लोग बताएं कि टर्न करने पर साउंड आ रही है या साउंड नहीं आ रही है। अगर टर्न करने पर साउंड आ रही है तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे अब हम जो आज हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इसके रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उस रिलेशनशिप को समझने की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो है क्या। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? तो जो प्राइमरी हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्राइमरी जॉब है, वह किस तरह का जॉब है, कैसे हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इशू। अगर आपको लग रहा है कि ये साउंड फाइन है, नहीं है, अच्छा वेरी गुड, टुडे विथ इज फाइन। कोई और बतावे किसी को, जब मैं टर्न करता हूं, जैसे मैं राइट कर रहा हूं प्रेसिडेंट, तो साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है? साउंड आया नहीं आया? जस्ट फर्स्ट सी एवरीथिंग्स फाइन। जब मैंने टर्न किया और मैं राइट टर्न करता हूं तो साउंड आ रहा नहीं आ रहा है? साउंड आया नहीं आया? साउंड क्लियर, वेरी गुड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, हमने आपको सवाल दिया हुआ, सवाल को और समझने की कोशिश करिए। तो जो आर्टिकल 74 है, एंड जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति को समझने की कोशिश करेंगे तो 74 एंड 53 दो संविधान के अनुच्छेद आपके सामने आएंगे। हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टुडे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो राष्ट्रपति है, उन दोनों के मध्य संबंध किस तरह से व्याख्यायित होता है। इस संबंध की अगर व्याख्या करना चाहें तो संविधान का जो अनुच्छेद 74(1) है, यह प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। आर्टिकल 74(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पीक्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। और 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए, इफ यू ओपन आर्टिकल 74(1), वो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। When you move forward in the article 74(1), you further read what the further reading of article 74(1) is saying. If you read article 74(1), you can see that reading clearly. There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise. क्या है उसमें शब्द? aid and advise। तो पहली चीज क्या है? आर्टिकल जो हमारे पास दो संविधान के आर्टिकल है, 53 एंड 74। तो पहली लाइन आप क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 53 कहता है भारत के संविधान के द्वारा एक राष्ट्रपति होगा और वह राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अपने मातहत अधिकारियों के द्वारा शासन करेगा। जब हम आर्टिकल 74(1) पढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है कि राष्ट्रपति को अवंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। फिर हम आते हैं आर्टिकल 75(1) पर। थर्ड आर्टिकल इज आर्टिकल 75(1). आर्टिकल 75(1) क्या बोलता है? इफ यू रीड आर्टिकल 75(1), वो क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आप 53, 74(1) एंड 75(1) तीनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए। 53 क्या बोलता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो संविधान के उपबंधों के अनुसार अपने मातहत अधिकारियों के द्वारा काम करेगा। 74 क्या बोलता है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा और वह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। 75(1) क्या बोलता है
75(1) क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होगा प्रेसिडेंट द्वारा। अगर इन 3 संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करिए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंधों की जो राइटिंग है, अगर बेटर राइटिंग करनी है, आप इसका जिक्र करें और इसको लिखें। इट्स फाइन, होप इट्स फाइन। अब संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और उसके अधिकार के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तो इफ वी रीड आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड इन एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्डिंग ऑफ आर्टिकल 74 what clearly says, as is stood before the amendment 1976, that there shall be a council of ministers to aid and advise of the president. It's simple concept. अब come on the 75(3). Clear हो या नहीं clear हुआ? Who has the problem? Come on the 75(3). Come on the 75(3). What 75(3) is saying? Council of Ministers collectively responsible to House of People। मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति जरूर की, लेकिन यह उसके प्रसाद पर्यंत नहीं है। वह किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? वह रिस्पॉन्सिबल होगा हाउस ऑफ पीपुल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो 75(3) कहता है उसके हिसाब से क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? वह रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ हाउस ऑफ पीपुल के प्रति। जो मंत्रिपरिषद है वह हाउस ऑफ पीपुल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू whom? Answerable to the parliament। They are answerable to whom? They are answerable to the parliament। किसके प्रति आंसरेबल हैं? वह आंसरेबल होंगे टू द पार्लियामेंट। इस तरह अगर हम देखें तो कोई ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल करे पार्लियामेंट के लिए। कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल करे। सवाल बनाइए यहां पे आप, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल करे। क्लियर हो गया? आदित्य गर्ग, इफ यू रीड आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3, there is a clear wording of House of the People. When they are responsible to the House of People, how the Council of State comes to the picture? Council of State has nothing to do with that. Council of State has nothing to do with that. Council of the State is nothing to do with the responsibility of the Council of Ministers towards the Parliament. It's very clear. क्लियर हो गया? संसदीय परंपराएं क्या कहती हैं? संसदीय परंपराएं क्या कहती हैं? हमने कल बताया था कि कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा। संसदीय परंपराएं यह कहती हैं कि
जो संविधान जो बहुमत दल का नेता है वह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होगा, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जिससे राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुने। संसदीय परंपराएं क्या कहती हैं कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रतिबंध और जिक्र नहीं है जो यह कहे कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा। बड़े बड़े क्लियर सी फाइंडिंग है अपने संविधान में। तो संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए अपनी नियुक्ति के लिए समय संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। अगला सवाल, मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। आप आज मंत्री बन सकते हो। अगर आपको मंत्री बनाए जाने का ख्यालात प्रधानमंत्री को आता है तो आप आज मंत्री बन सकते हो, क्योंकि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्री बनने के लिए संसद की सदस्यता आवश्यक है। किसी को संसद की सदस्यता आवश्यक नहीं है। तो जो संविधान का उपबंध है वह क्या बोलता है? संविधान का उपबंध यह बोलता है, संविधान का उपबंध यह बोलता है कि वह मंत्री बनने के लिए किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मिनिस्टर शैल, आप 75 का सबसेक्शन 2 पढ़िए, 75 का सबसेक्शन 2 पढ़िए। उसमें क्या है? द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्या हो गया? यह इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो दो चीज आपको मिल गई, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर सवाल आपका बन सकता है। आप फिर से पढ़िए दोनों सेक्शन साथ साथ। आप 75(2) पढ़िए और 75(3) पढ़िए। 75(2) पढ़िए एंड 75(3) पढ़िए। तो एक में है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक में है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द देख के आंसर मत करिएगा, आप एसर्टेन करिएगा कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या लिखा है 75(2) में? मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इट इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट अप्लाई ओनली मिनिस्टर, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। यह जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का दो का एक को फर्क आपको साथ साथ दिखना चाहिए। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा संविधान में यह हो गया, हम सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संबंधों को व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन आर्टिकल 78। अगर आता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को, तो आप यहां से देखने के बारे में सोचिए। आप आइए आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 78 क्या बात करता है? सूचना पाने का अधिकार। जो पुराने मार्गदर्शक के जो छात्र हैं उन्होंने इसको जरूर पढ़ा होगा, सूचना पाने का अधिकार। यह एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि राष्ट्रपति को कितना सूचना पाने का अधिकार है, राष्ट्रपति को कितना सूचना पाने का अधिकार है। तो उस आर्टिकल 78 क्या था? जो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 78A जो है, यू ओपन द आर्टिकल 78A क्या बोलता है? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन। अगर आप 78A पढ़ने की कोशिश करें तो आपको यह साफ दिखता है कि किस तरह से सूचना पाने का अधिकार जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में आता है। जरा हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को इतिहास से देखने की कोशिश करते हैं। संविधान का जो 42वां संविधान, हम 78 पहले हम जरा देखते हैं 42वां संविधान संशोधन।
जो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या किया, उसने जो पूर्व की संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अधीन नहीं था और उसके लिए मंत्रिमंडल के परामर्श को मानना बाध्यकारी नहीं था, लेकिन जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन है, उसने राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह मंत्रिमंडल के अनुसार ही कार्य करेगा। तो 42 और फिर 44 में क्या कर दिया, पुनर्विचार का अधिकार दे दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 42वें संविधान संशोधन के पहले हालांकि जो शब्द शैल का इस्तेमाल है उससे यह कंक्लूजन डिराइव होता था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने यह बाध्यकारी कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने एक अधिकार दे दिया। इफ यू रीड द आर्टिकल 1A 74 प्रोविजो, उसने यह कह दिया कि प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। अगर आप एक्ट पढ़ें तो आप देखिए फिर क्या लिखेंगे, आप अपने डायरी लिखिए, उसके बाद लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। 42वें ने यह कह दिया कि प्रेसिडेंट को बाध्यकारी है, प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी है कि वह उनकी सलाह को माने। 44वें ने कहा वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद जो भी एडवाइस मंत्रिमंडल करती है उस एडवाइस को मानना आवश्यक होगा। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच थोड़ा इतिहास के 3-4 हम दृष्टिकोणों को देखते हैं कि कैसे कैसे दोनों के बीच हुआ। जो शुरुआत हो गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, यह पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा काम का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह शुरुआत हो गई थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में हिंदू कोड बिल, आप इसका लिख लीजिए, कभी ऐसे में काम देगा, हिंदू कोड बिल, नियोजन, सहकारी कृषि, भाषा की समस्या, इन मुद्दों पर मतभेद रहा। इसीलिए नेहरू ने 1952-57 में दोनों बार राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जो समर्थन किया था, कहा जा रहा है वह बहुत खुश नहीं थे। तो जो नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के विचार पूरी तरह मेल नहीं खाते थे और कुछ मामलों में दोनों के मध्य मतभेद था। 1962 दूसरा जिक्र आता है, 1962 का जब चीनी आक्रमण हुआ था, उस समय फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध थोड़ा से कटु हो गए थे। चीनी आक्रमण को नेहरू मंत्रिमंडल द्वारा जो अपनाई गई विदेश नीति थी, चीनी आक्रमण पर जो नेहरू की विदेश नीति थी, जो चीनी आक्रमण पर जो नेहरू की विदेश नीति थी, उस वह एक असफलता का परिणाम माना गया और ऐसा कहा गया कि उस समय राष्ट्रपति भी नेहरू मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के पक्ष में थे। इसी तरह 1963 कामराज योजना, की जो कामराज योजना थी, वह कामराज योजना क्या थी? जो कामराज योजना के अधीन जब कुछ मंत्रियों को हटाया गया तो राष्ट्रपति ने उन मंत्रियों के ऊपर सहानुभूति व्यक्त की जिससे नेहरू रुष्ट हो गए थे। यह एक मतभेद का पहला था। दूसरा, नीलम संजीवा रेड्डी 1969, इन 1969 जो लोकसभा अध्यक्ष थे, जो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में जो पराजित प्रत्याशी थे नीलम संजीवा रेड्डी, सर्वसम्मति से
वह जो उनका जो इशू था, राष्ट्रपति जब अहमद की मृत्यु हो गई, उसको कुछ दिनों बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और स्थिति हो गई कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कराने की बात शुरू हुई। लेकिन यह प्रयत्न किया गया कि राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध नियुक्त हो जाए। इस प्रयत्न के फलस्वरूप जो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्र 1969 के चुनाव में पराजित, जो 1969 के चुनाव में जो कहते हैं जो पराजित प्रत्याशी थे नीलम संजीवा रेड्डी, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए। और उन्होंने काफी हद तक स्वतंत्र रूप से काम किया। इन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया। इनके कई फैसले थे जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के फैसले लिखते हैं। तो शायद इतिहास में जो नीलम संजीवा रेड्डी 1900 जो राष्ट्रपति बने थे, वह शायद उन्होंने इतिहास में स्वतंत्र रूप से काम करने का काफी फैसला किया और अपना व्यक्तिगत सूझबूझ दिया। अब लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वह सोवियत यूनियन जाने के इच्छुक नहीं थे। अगर देखा जाए, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि 1980 का जो लोकसभा चुनाव था, जो 1980 का लोकसभा चुनाव था, इसमें क्या हुआ, सत्ता बदल गई और सत्ता बदल जाने के बाद प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के रिलेशन सौहार्दपूर्ण नहीं रह गए, क्योंकि नई पार्टी सत्ता में आ गई। अब चूंकि नीलम संजीवा रेड्डी का और इंदिरा जी का रिलेशन पहले ही बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उन दोनों के मध्य स्थितियां बेहतर नहीं। अगर हम इतिहास की घटनाओं को देखें तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी जी सोवियत यूनियन जाने के इच्छुक नहीं थे और सरकारी भोज में ब्रेजनेव की अनुपस्थिति में उन्होंने जाना अपना अपमान समझा और इसका विरोध भी प्रकट किया। दूसरा, राष्ट्रपति श्रीलंका जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे असहमत दर्ज कर दी। उससे क्या हो गया, संबंध खराब हो गए। अब एक परंपरा क्या थी, सप्ताह में एक बार पीएम प्रेसिडेंट से मिलता था। परंपरा थी कि सप्ताह में एक बार पीएम प्रेसिडेंट से मिलता था, लेकिन श्रीमती गांधी ने इस परंपरा का अनुपालन नहीं किया। देखिए, यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध कैसे थे और कैसे कैसे विकसित होते गए। तो उन्होंने इस परंपरा का अनुपालन नहीं किया। तो अगर हम देखें तो 1980 और 82 के बीच में पीएम एंड प्रेसिडेंट के रिलेशन ठीक नहीं थे। इस सारी घटनाक्रम को आप 4 लाइन में लिख लीजिएगा। These incidences which I am narrating, you write maximum 4 line, not more than that. और अपने एग्जाम में इसको 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखने का, क्योंकि आपके पास 150 या 250 शब्द की सीमा है, उसमें इसको डालने का है किसी तरह से कि कैसे। अब हमको करना क्या है कि कैसे प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशनशिप आगे चली है। तो आप राजेंद्र प्रसाद नेहरू का हिंदू कोड बिल, चीनी विदेश हमले पर भारत की विदेश नीति की असफलता, कामराज घटनाक्रम, नीलम संजीवा रेड्डी का कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से कार्य करना, इंदिरा गांधी जी का साप्ताहिक प्रधानमंत्री से मिलने की परंपरा का अनुपालन न करना, यह कुछ घटनाएं थी जिनको आप 2 लिखिएगा। एक घटना और बची है, उसको करते हैं, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब जब
मिजोरम का समझौता हुआ, जब जैल सिंह राष्ट्रपति हो गए तो जो मिजोरम समझौते के विषय में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कोई विचार नहीं किया। अगला, मिजोरम। समझौते में प्रेसिडेंट से कोई विचार पीएम ने नहीं किया, कोई विमर्श नहीं किया। देयर वॉज नो डिस्कशन, देयर वॉज नो डिस्कशन ऑन द मिजोरम इशू विद द प्रेसिडेंट। और इस समझौते की सूचना द न्यूज ट्रेवल टू द प्रेसिडेंट वाया द न्यूज़पेपर। मई 1985 को राष्ट्रपति को जिम्बाब्वे और जाम्बिया की जो उनकी यात्रा थी उसकी भी सूचना पर 24 घंटे पहले स्थगित कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा से लौटने पर, जनरली प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटकर राष्ट्रपति से मिलते थे, लेकिन जून 1885 में प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा से लौटे, डेट है 18 जून 1985, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति से नहीं मिला और कोई अपनी विदेश यात्रा की सूचना नहीं दी। जब प्रधानमंत्री से ऐसा पूछा गया कि आपने विदेश यात्रा से आने के बाद मुलाकात क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा मैंने तो सैकड़ों परंपराएं तोड़ी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, 1987 आर्टिकल 111। 1987 में क्या हुआ कि संविधान के जो अनुच्छेद 111 की शक्ति का प्रयोग करते हुए जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट 1986, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट 1986, इस पर इसका सहारा लेते हुए राष्ट्रपति ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। He refused to give his assent. Under Article 111, unless until the president give his assent, no bill can become the law. तो 1987 में राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया और इसको अपने कुछ कमेंट्स के साथ लॉ मिनिस्ट्री को वापस भेज दिया। लॉ मिनिस्ट्री को उन्होंने वापस भेज दिया। अब आर्टिकल 111 समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसको जब वापस भेज दिया तो इस संशोधन इसको जब वापस भेज दिया तो दोनों के बीच संबंधों में फिर दिक्कत आ गई। राष्ट्रपति ने यह सुझाव दिया कि लॉ कमीशन की जो सिफारिशों को दृष्टि रखते हुए प्रस्तावित अधिनियम में सुधार किए जाएं। अब सरकार की ओर से राष्ट्रपति के विधेयक के पक्ष में संतुष्ट करने के प्रयास किए गए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। नाउ लेट्स ट्रेवल टू आर्टिकल 78। अभी तक हमने क्या समझाने की कोशिश की कि संविधान की व्याख्याओं के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध इतिहास में किस तरह से निर्धारित हुए हैं। If it is clear, then I can proceed on the next part, the Article 78। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर सवाल खड़ा किया हुआ है और इस पे मैंने काफी लंबा लेक्चर लिया हुआ है, मेरे YouTube पे हो, आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। तो नाउ लेट्स ट्रेवल अबाउट द आर्टिकल 78। अब आर्टिकल 78 क्या है? यह सूचना पाने का अधिकार है। अगर आर्टिकल 78 को समझने की कोशिश करें, इसकी बात क्या होता है कि जो राष्ट्रपति ने इस बात का दुख प्रकट किया, जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे यानी जैल सिंह, उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि प्रधानमंत्री संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया और अनुच्छेद 78 के जो अधीन राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण मामले हैं उससे उनको अवगत नहीं कराया गया।
नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ आर्टिकल 78 के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार और उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि प्रधानमंत्री की जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति का, वो किस किस तरह का है। अगर हम आर्टिकल 78 को समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 78 ए क्या बोलता है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इफ यू सी द आर्टिकल 78 ए which lays down that it shall be the duty of the prime minister to communicate to the president क्या all decisions of the council of ministers relating to administration and legislation. Now you jump on the article 78c. What it is saying, it shall be duty of the prime minister if president so requires to submit for the consideration of the council of ministers and any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council of ministers. Try to understand difference between article 78a and c. Read twice, then I will explain. Read twice. Read twice this. because आज साउंड ठीक चल रही है। यह राजीव गांधी ने कहा था कि मैंने बहुत सी परंपराएं मैंने तोड़ी हुई हैं। यू रीड आर्टिकल 78 एंड सी ट्वाइस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 78 क्या कहता है। The provision of this article lays down that it shall be the duty of the Prime Minister. You underline the word duty, to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to administration and legislation. Now you jump on the Article 78C. वो क्या बोल रहा है? It shall be the duty of the Prime Minister, if the President so require, underline, if the President so require, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council of Ministers. Again underline, which has been taken by a minister but which has not been considered by the Council of Ministers. दोनों का फर्क क्लियर हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है? अब एक सवाल खड़ा होता है कि अनुच्छेद 78 के अधीन राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है उसकी सीमाएं क्या हैं? 78C सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है उसकी सीमाएं क्या हैं। क्लियर, वेरी गुड। आप लोग लिखते जाए करो, क्लियर है नहीं है, थोड़ा से संतोष रहता है कि काम ठीक चल रहा है। अब आर्टिकल 78 को हम समझने की कोशिश करें। अब इस मामले में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को समझने की कोशिश करें तो इसमें अलग अलग राय आती हैं। क्या सूचना न देने पर, एक सवाल लिखिए, क्या सूचना न देने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है? क्या सूचना न देने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटाकर लोकसभा भंग कर सकता है? क्या सूचना न देने पर राष्ट्रपति कोई संवैधानिक समस्या उत्पन्न कर सकता है? अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जैल सिंह ने अप्रैल 1927 को फेयरफैक्स के मामले में पूरी जानकारी दी जाने की मांग की और यह भी कहा जाता है उस समय उन्होंने राम जेठमलानी से यह परामर्श लिया था कि क्या राष्ट्रपति वर्तमान परिस्थितियों में प्रधानमंत्री को हटा सकता है।
यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है कि उस समय के समाचार पत्रों में लगने लगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा देंगे। दूसरा मामला खड़ा हुआ जब स्वीडन से जो बोफोर्स तोप खरीदी गई, उसमें जो एक कथित भ्रष्टाचार का मामला था। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से इस मामले में विस्तार से जानकारी मांगी और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एक पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सूचित कर दिया था कि बोफोर्स मामले में राष्ट्रपति को उससे अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती जितनी जानकारी उन्हें दी जा चुकी है। इसको आप बहुत ध्यान सुनिएगा, ये 78C आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि बोफोर्स के मामले में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से जानकारी मांगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जितनी जानकारी आवश्यक थी उतनी जानकारी दी जा चुकी है। अब नाउ लेट्स इंटरप्रेट द आर्टिकल 78C। रीड आर्टिकल 70C। To furnish such information, the president so required to submit for the consideration of the Council of Ministry any matter on which a decision has been taken by minister but which has not been considered by the council। 78B पढ़िए। To furnish such information relating the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call। A पढ़िए। To communicate to the president all decisions of Council of Ministers relating to administration of affairs of the union and proposal for legislation। If you read 78A, 78B, 78C, 78C, if president so require, suppose president is asking an information from the prime minister, if prime minister is refusing to give it, then what will be the consequences? किस तरह का कॉन्सिक्वेंस होगा अगर राष्ट्रपति ने कोई इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री से मांगी और प्रधानमंत्री ने देने से इनकार कर दी। यह एक बार इतिहास में हो चुका है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री ने जवाब क्या दिया था कि 78 की व्याख्या 75 और 76 के संदर्भ में की जाए। 78 की व्याख्या 75, 76 के संदर्भ में की जाए। (78) की व्याख्या 75, 76 के संदर्भ में की जाए। यह प्रधानमंत्री का पत्र था राष्ट्रपति को। अब जब इस पत्र के बाद जो दोनों का विवाद एक अलग मुद्दे पर चला गया, अब जो यह पत्र था, इस पत्र पर जो मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अब इस पत्र पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन था और विपक्षी दल उस समय संसद के बाहर इस बात को हवा दे रहे थे। बाद में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के जो यह पत्र था उसके उत्तर में क्या लिखा कि वे अनुच्छेद 78 के अधीन राष्ट्रपति के अधिकार और प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जो राष्ट्रपति का उत्तर था वो क्या था कि वह अनुच्छेद 78 के अधीन राष्ट्रपति के अधिकार और प्रधानमंत्री के कर्तव्य के प्रश्न को आने वाले राष्ट्रपति के लिए छोड़ देते हैं। अब एक सवाल जरूर खड़ा होना चाहिए कि आखिर इस बात का अंतिम फैसला किस तरफ से होगा। अगर आर्टिकल 75, 76 को हम पढ़ें, अगर हम आर्टिकल 75, 76 को पढ़ें तो क्या आर्टिकल 75 और 76 इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना दे या न दे? अगर हम संविधान की पूरी व्याख्या को समझने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री के पास अपर हैंड है राष्ट्रपति की तुलना में। अगर हम पूरे संविधान को समझने की कोशिश करें तो संविधान की जो व्याख्या है वो क्या कहती है? वह व्याख्या यह कहती है कि प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति की तुलना में एक अपर हैंड है। और इस मुद्दे पर कि राष्ट्रपति ने सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सूचना दी है, प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।
अगर प्रधानमंत्री के पास बहुमत है तो उस बहुमत के होने के कारण, चूंकि वह रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति, उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। क्लियर नहीं हुआ? किसी को दिक्कत, किसी को समस्या? अगर हम प्रधानमंत्री की स्थिति का मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो अगर हम पंडित नेहरू से लेकर आज तक के प्रधानमंत्रियों को समझने की कोशिश करें तो पंडित नेहरू के पास एक अपार जनमत हुआ करता था और वह प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय, नियोजन आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग सब पे काम करते थे। प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति के संबंध में पहला जो टकराव हो गया था वह 1947 में पंडित नेहरू और पटेल के बीच हो गया था। 1947 में नेहरू और पटेल के बीच हो गया था। अगर आप उस समय की किताबें पढ़ेंगे तो शायद आपको और मिलेगा, मैं शॉर्ट बता देता हूं। विरोध का कारण क्या था? जो नेहरू जी थे उन्होंने अजमेर में जो होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगे के विषय में घटना स्थल का जो अध्ययन करना था, उसके लिए अपने जो सचिव थे HBR एंगर, उनको भेज दिया। अब इस पर पटेल की अपना रिजर्वेशन था, प्रसन्नता थी, होम विभाग उनके पास था, उनकी जानकारी पर क्यों भेज दिया गया। दूसरी बात क्या थी, नेहरू के निर्देश पर जो गोपाल स्वामी अयंगर थे वह कश्मीर सरकार को मोटरों के लिए ऋण स्वीकृत करने का काम करने लग गए। तो यह पटेल साहब को लग रहा था कि उनके कामों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है और दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि पटेल त्याग पत्र तक बढ़ गए। ऐसी प्रवृत्तियां एक दो बार कामराज योजना में 1963 हुई, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन जो प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति है, वह वास्तविक स्थिति जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है वह बड़ी स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। यह हो गया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आपसी संबंध। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे चलते हैं। I tried to explain you the relation of the president and the prime minister. अगर हो गया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक टच करने की कोशिश करते हैं, वह है राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है? वेरी गुड। 10-20 लोग लिखा करो अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है वो भी लिख दो। आई हैव नो इशू इफ यू राइट इट्स नॉट क्लियर, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। भाई अपने को तो पढ़ाना है ना, आप यहां से क्लास से जाओ तो आप सीख के जाओ, यह अपनी एक मंशा रहती है। अगर आप नहीं सीख पाए तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब इसको क्या करेगा आप लोग, इसको आप शॉर्ट कर लीजिएगा। मैं कई बार चीजों को विस्तारित कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो जाती है। अब हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी द सवाल मेंस का है, जो मैंने कल सवाल किया था उसको आप आंसर करिएगा आज सुनने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन क्या है। हम पावर और ड्यूटी अगर प्रेसिडेंट की समझने की कोशिश करें तो जो हमारा संविधान है, जो मैं कई बार बोल चुका हूं कि आर्टिकल 53 के तहत यूनियन की सारी पावर वेस्ट करता है प्रेसिडेंट में। नाउ लेट्स प्रोसीड। अगर सवाल आता है आपके प्रीलिम्स में या मेंस में कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन प्रेसिडेंट की क्या है, तो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है 53(1). 53(1) क्या है ये आप जरूर लिखिएगा। वर्क एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। खोलिए अपना बेयर एक्ट, देखिए उसको अंडरलाइन करिए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, वर्क एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, मिल गया।
राष्ट्रपति की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, पहली संवैधानिक व्यवस्था है कि ही मस्ट एक्सरसाइज हिज पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, आर्टिकल 75(1) मिला। 75(1) आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। 75(1) क्या बोलता है बताइए। 75(1) एक्सप्लिसिटली रिक्वायर करता है मिनिस्टर अदर देन प्राइम मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर ओनली ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। मिल गया? किसको नहीं मिला? पीएम को हटा दो, अंकिता मिश्रा पीएम को नहीं, मिनिस्टर्स को। देखो क्या है ना, एक लिखने का आर्ट होता है, एक पढ़ने का भी आर्ट होता है। तो लिखने पढ़ने का आर्ट क्या बोल रहा है? लिखने पढ़ने का आर्ट क्या बोल रहा है कि आप संविधान के इस प्रावधान को तोड़ दीजिए, और इस प्रावधान को तोड़ने के बाद, इस प्रावधान को तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद इसको व्याख्यायित करिए। अगर आप तोड़ने के बाद व्याख्यायित करें तो क्या रहा है? अगर इसको आपने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद व्याख्यायित किया तो क्या रहा है बताइए? कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा, प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट कर रहा है कौन? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अदर मिनिस्टर्स जो होंगे अपॉइंट, वो कैसे होंगे? ओनली एंड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट्स अ सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। मिल गया नहीं मिला? थर्ड, देयर विल बी, अगर हम इसको थोड़ा आपको हम और एक्सप्लेन करते हैं, देयर विल बी अ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन इफ द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए पर्सन एज मिनिस्टर फ्रॉम आउटसाइड द लिस्ट सबमिटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई लिस्ट के अलावा किसी को सबमिट किया तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? तो प्रेसिडेंट वायलेट्स द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है? ही विल बी लायबल टू रिमूव द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। जो मैंने कल आपको सवाल दिया है उसमें एक पॉइंट है कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम नहीं करेगा क्या होगा? ही इज लायबल टू बी इम्पीच्ड। अगर 75(1) में प्रधानमंत्री ने एक लिस्ट दे दी है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने उस लिस्ट के बाहर जाकर किसी को अपॉइंट कर दिया तो क्या होगा? संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो गया। क्योंकि 75(1) साफ साफ बोलता है कौन मिनिस्टर, कौन कैसे मिनिस्टर बनाएगा। क्लियर हो गया? एग्जीक्यूटिव पावर। अब तीसरा 74(1), तीसरा 74(1) ये क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह एक्सरसाइज की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट। कैसे? इन अकॉर्डेंस द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडवाइस of the Council of Ministers. Fine. It is a third constitutional limitation. जैसे अब देखो मैंने थोड़ी कहा था कि prior to 1976, meaning thereby prior to 42nd amendment of the Constitution, there was no express provision which bound to the president to act according to the advice tendered by the council of ministers. हालांकि यह जुडिशरी एस्टैब्लिश था कि प्रेसिडेंट जो है वह रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने इसमें फर्क ला दिया और उन्होंने इसमें ऐड कर दिया कि प्रेसिडेंट
काउंसिल की सलाह पर ही कार्य करेगा, और 44th में उसको चेंज कर दिया। अब क्या करिएगा, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, जिससे क्या आया है, अगर आप देखें 42nd 44th अमेंडमेंट में प्रोविजो टू 74, इससे क्या हो गया कि राष्ट्रपति बाध्य हो गया मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए। वह भेज सकता है एक बार रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन जब वापस आ जाएगा उसको काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो 74 का जो प्रोविजो है उसने इस बात को चेंज कर दिया। प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वह अपने डिस्क्रिशन से एग्जीक्यूटिव फंक्शन को होल्ड करे या चलाए। तो सब जो प्रेसिडेंट की पावर है वह 74, 42nd और 44th अमेंडमेंट के बाद बहुत ज्यादा कर्टेल्ड हो गई। अब हम प्रेसिडेंट की पावर को अगर देखें तो 4 हेड में देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। अब हम, ये हो गया लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का सवाल आता है, यही आप लिखिएगा मेनली। अगर सवाल आपके पेपर में आता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यह सवाल 150 शब्द का है, 250 शब्द में सवाल नहीं आएगा, और 150 शब्द के लिए यही 4 पॉइंट बहुत है। मजा आया नहीं आया? देखिए, जब तक आप बहुत ही इंटेंसिव ढंग से नहीं पढ़ेंगे काम नहीं बनने वाला है। जितना ही इंटेंसिव ढंग से, अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन को डिटेल में डिस्कस किया। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अगर रिलेशनशिप आता है वही लिखने का जो मैंने कहा है, उसके बियॉन्ड स्कोप नहीं है। दूसरा क्या किया है कि हमारे प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन क्या है। बहुत अच्छा और लीडिंग सवाल है आने के लिए। आप चाहे लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, पब्लिक एड कर रहे हो, पीसीएसजे कर रहे हो, जीएस कर रहे हो, सारे के सारे के लिए रामबाण है ये। कोई इसमें इश्यू नहीं आने वाला है। जो लोग हमारे पुराने छात्र होते हैं, मैं उनके लिए कोशिश करता हूं कोई नई चीज मिल जाए, क्योंकि वो भी आते हैं क्लास में। अब क्लास में आए तो कुछ नई चीज तो मिलनी चाहिए। हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो प्रेसिडेंट की पावर है। अब जब प्रेसिडेंट की पावर का सवाल आएगा 250 शब्द में आएगा, क्योंकि 150 शब्द में नहीं हो पाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है? अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट रियल हेड नहीं है, यह रियल हेड नहीं है नेशन का, राष्ट्र का, यह एक वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता है। यह अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह नहीं होता है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग नहीं होती है। वह कोई ऐसा फंक्शन डिस्चार्ज नहीं करता है जैसा अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट का जो फंक्शन है, जो कंट्रोल है, सुपरविजन है, वह अमेरिकन प्रेसिडेंट से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इसलिए इंडियन प्रेसिडेंट के जो काम धाम है उसको हम अमेरिकन प्रेसिडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो आर्टिकल 77 है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, देखिए आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यू सी आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, देख लिया। अब ये क्या बोलता है? ऑल executive functions, actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president. यह राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य किए जाएंगे। तो आर्टिकल 77 जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस का की बात करता है, यह बोलता है कि जो भी फंक्शन किए जाएंगे वह प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाएंगे। वह यह नहीं बोलता है कि फंक्शन प्रेसिडेंट करेगा। क्लियर हो गया?
कि नहीं हुआ? कभी तो क्लियर नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आप देखिए आर्टिकल 361 जो प्रोटेक्शन देता है प्रेसिडेंट को, जो प्रोटेक्शन देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, राष्ट्र प्रमुख को, कि वह किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी ड्यूटीज को जो उन्होंने परफॉर्म किया है। जो अपनी पावर को परफॉर्म करते हुए कोई ड्यूटीज प्रेसिडेंट करता है उसके लिए वह आंसरेबल नहीं होता है। लेकिन अगर प्रोविजो देखिए बोलता है कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट में बी ब्रॉट अंडर रिव्यू बाय एनी कोर्ट प्रोवाइडेड दैट द conduct of the president may be brought under review by any court, tribunal or body by either of the parliament for the investigation of charge under article 51 को अलग करके बात कर रहे हैं। ये तो सीधी सी बात, हम सामान्य सी बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, कि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है आर्टिकल 77 बात करता है और 361 बात करता है कि किसी भी काम के लिए प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं होगा। क्लियर हो नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि जब कंडक्ट ऑफ बिजनेस में प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पर होने के बावजूद क्योंकि उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, तब वह आंसरेबल कोर्ट नहीं होगा और सारा काम उसके सील और हस्ताक्षर से होगा। जो आर्टिकल 3 है बोलता है प्रेसिडेंट शैल make rules of the business of the government of India and for allocation among ministers of the said business। तो जो allocation of ministry है, जो आर्टिकल 53(1) देखिए आप, सी आर्टिकल 53(1) जो एग्जीक्यूटिव पावर उसके नाम से होती है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वह प्रेसिडेंट का अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह नहीं है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस से उसके नाम पर होता है। आर्टिकल 361 में उससे कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। उसका कारण क्या है कि ही इज नॉट ए रियल हेड, ही इज ए नॉमिनल हेड। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एश्योरेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया must be expressed to be made by the president and executing in such manner as the president may direct to authorize। You read article 299, you'll get it। जो आर्टिकल 53A और 78B, 53(1), 78B, 53(1) एंड 78B। 53(1) क्या बोलता है? सारा जो ऑफिस होता है यूनियन का वो उसके सबऑर्डिनेट है। और 78B क्या बोलता है? ही शैल हैव ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन। आप दोनों लिखिएगा, 77, 53(1), 70। बहुत मुश्किल है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रेसिडेंट की लिखना, क्योंकि हमारे दिमाग में यह है कि प्रेसिडेंट तो कोई काम करता ही नहीं है। अगर सवाल आ गया कि प्रेसिडेंट पावर क्या है तो आप ब्लैंक हो जाते हो। The reason being you are not analyzing the act in this manner। क्लियर हो नहीं रहा है? अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ अब उसकी पावर में और क्या क्या इंक्लूड होता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंट, अब देखिए लिस्ट लिखिए आप, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नंबर 2 अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, नंबर 3 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नंबर 4 CAG, नंबर 5 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नंबर 6 जज ऑफ हाई कोर्ट, नंबर 7 गवर्नर्स, नंबर 8 कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इंटरफेरेंस विद वाटर सप्लाईज, नंबर 9 फाइनेंस कमीशन, नंबर 10 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नंबर 11 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, नंबर 12 स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब एरिया, नंबर 13 ए कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया,
नंबर 14, ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। नंबर 15, ए कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। नंबर 16, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये आप रट डालिएगा। यह अपॉइंट करता है सरकार की सलाह पे, लेकिन अगर सवाल आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आप इसको जरूर लिखिएगा। आप एक लाइन आगे लिख सकते हैं, दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बट इट इज एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स, क्या लिख सकते हैं। क्लियर? बस करें और पढ़ना है, बोलो। क्या ना इतनी इंटेंस क्लास लंबी चलाने में विच पावर ऋतिक, विच पावर? अभी तो एक ही पावर शुरू की मैंने, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ही अभी किया है। क्या क्लियर नहीं हुआ? जरा पानी लाना, सुनो। बताओ क्या क्या क्लियर नहीं हुआ है, बताइए। आई हैव नो इशू टू रिपीट। अब जो अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, उसके लिए उसको कंसल्टेशन देता है। जैसे अगर आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस है, इसको करते समय वह आर्टिकल 124(2) में सलाह भी देता है। जब हम कॉलोजियम सिस्टम पढ़ाएंगे, इसको डिटेल में हम बताएंगे। When I will try to explain the collision system, then I will explain you कि collision system में क्या क्या issues हैं। अब प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट, प्रेसिडेंट के पास राइट है। अब आते हैं दूसरा, रिमूव मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास राइट क्या है? प्रेसिडेंट के पास जो पावर है, वह रिमूव कर सकता है अपने मिनिस्टर्स को इंडिविजुअली, रिमूव मिनिस्टर्स इंडिविजुअली। जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्टर्स। ही कैन रिमूव मिनिस्टर्स इंडिविजुअली। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव हिज मिनिस्टर इंडिविजुअली। अटॉर्नी जनरल अपने मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है, अटॉर्नी जनरल को कर सकता है, गवर्नर को कर सकता है। मिनिस्टर्स को कर सकता है, अटॉर्नी जनरल को कर सकता है, गवर्नर को कर सकता है, चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमीशन को कर सकता है, चेयरमैन एंड मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन को कर सकता है। मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, गवर्नर हो गए, चेयरमैन, मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। सबको हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन रिमूव करता कौन है? रिमूव प्रेसिडेंट ही करता है। इसलिए यह प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के अधीन आता है। इंडिया में कोई नो स्पॉइल सिस्टम, थोड़ा से राष्ट्रपति की देखें, नो स्पॉइल सिस्टम। इंडिया में कोई स्पॉइल सिस्टम नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कोई स्पॉइल सिस्टम नहीं है।
अमेरिका में अबाउट 20% ऑफ द फेडरल सिविल सर्विसेज हैं वह प्रेसिडेंट के द्वारा भरी जाती हैं विदाउट कंसल्टिंग द सिविल सर्विसेज कमीशन। वह एक पार्टी के साथ लगाव का एक प्रसाद होता है, गिफ्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको स्वीकार नहीं किया है और यहां पर सारा अपॉइंटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है। आप अमेरिका में होते तो आप शायद एग्जाम देने की जरूरत पड़ती, आपको राष्ट्रपति अपॉइंट कर देता। यहां ये पॉसिबल नहीं है। जो कमीशन सलाह देती है राष्ट्रपति को अपॉइंट करने के लिए, अगर राष्ट्रपति किसी सलाह को स्वीकार नहीं करता है तो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है रीजन कि ऐसा क्यों है। कहां पे? इन पार्लियामेंट। ये सवाल बहुत अच्छा है प्रीलिम्स के लिए कि अगर प्रेसिडेंट किसी यूनियन पब्लिक सर्विस की द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार नहीं करता है तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन द रीजन। कहां पे? इन द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में यह रीजन एक्सप्लेन करना होगा। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एक बार मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको बांट के क्यों पढ़ाता हूं? अंकिता मिश्रा, प्रेसिडेंट वही करेगा जो मंत्रिपरिषद कहेगी। प्रेसिडेंट अपने आप उसको बर्खास्त नहीं कर सकता, वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। What about a ministry which though enjoy the counter लोकसभा but has lost the support of the people के अंदर? कैसे पता लगेगा कि जो एक पार्टी है उसके पास लोकसभा का विश्वास है लेकिन जनता का नहीं है? कैसे पता लगेगा बताइए मेरे को। हाउ यू कैन नो? कैसे बनोगे? नहीं कर सकता। अगर आप संविधान पढ़ें, एक ही चीज लिखी है, रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। विकास कुमार, थोड़ा अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग करिए। अगर लोकसभा के प्रति वह लोकसभा में उसके पास विश्वास है तो आप उसको बर्खास्त नहीं कर सकते हो। You cannot dismiss a ministry, a government who is having the support in the Lok Sabha. क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? दूसरा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पावर। सेकेंड इज द मिलिट्री पावर। जो मिलिट्री पावर है भारत का वह कहां है? द मिलिट्री पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट शैल बी लेसर देन अमेरिका प्रेसिडेंट और द इंग्लिश क्राउन। जो सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्सेस का है वह वेस्ट करता है प्रेसिडेंट में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेसली कहा हुआ है The exercise of his power shall be regulated by law. आर्टिकल 53(2) आप देखिए, ये बार बार ये सब आते हैं। 53(2) आप देखिए बार फिर से। अमेरिकन प्रेसिडेंट की तुलना में या क्राउन की तुलना में भारतीय प्रेसिडेंट का मिलिट्री पावर कम है। यह एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल 53(2) को आप पढ़ें, आप बेल एक्ट पढ़ना सीख जाएं, आपकी आधी समस्या सॉल्व हो गई। आधी समस्या सॉल्व हो गई। 53(2) क्या बोला है? सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। मिल गया? तो जो मिलिट्री पावर है प्रेसिडेंट की वह यूएस के मिलिट्री पावर से डिफरेंट है। मिल गया नहीं मिला? आप इसको इंटरप्रेट करना सीखो। मैं भी इंटरप्रेट करना ही तो सीख रहा हूं, और क्या है बताइए मेरे को। अगर 53(2) को आप तोड़ें आपको आंसर मिल जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं।
मिल गया, उसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। तो जो मिलिट्री पावर है, वह मिलिट्री पावर जो है वह यूएसए की तुलना में कम है। तो जो प्रेसिडेंट पावर है एज कमांडर ऑफ चीफ कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज इन द यूएसए एज ए पावर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। फिर समझिए इस लाइन को, बड़े ध्यान समझिएगा। इस लाइन को समझिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए प्रीलिम्स में सवाल इसी से घुमा के बना देते हैं। जो प्रेसिडेंट पावर है कमांडर इन चीफ की, उसको किसी भी तरह से अमेरिकन के प्रेसिडेंट पावर से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि यूएसए में जो पावर है वह लेजिस्लेटिव कंट्रोल से बाहर है। यूएसए के प्रेसिडेंट का, और लिखते हैं आसान भाषा में, यूएसए के प्रेसिडेंट का मिलिट्री पावर लेजिस्लेटिव कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है। भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? रीड करिए 53(2), रीड 53(2), आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। भारत में ऐसा क्यों नहीं है? मिला नहीं मिला? सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन पार्लियामेंट एंड, उसके बाद पढ़िए, द एक्सरसाइज thereof shall be regulated by law. What is regulated by law? What is regulated by law? What is regulated by law? The legislative control. It's fine. It's fine or not fine? नहीं फाइन तो फिर से बताएं, बताओ। दूसरी बात, चूंकि सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज दैट सर्टेन एक्ट्स कैन नॉट बी डन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? बहुत से काम ऐसे हैं जो अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर इट मस्ट बी हेल्ड दैट such acts cannot be done by the president. How? Without approaching the parliament for sanction. 1143 देखिए, वो पहला पॉइंट था, हमारे हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट देखिए। चूंकि हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि बहुत से काम ऐसे हैं जो बगैर अथॉरिटी ऑफ लॉ के नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो काम अथॉरिटी ऑफ लॉ के बगैर नहीं हो सकता, उसके लिए हमको संसद के पास जाना पड़ता है। तो जहां पे हमको पैसा खर्चा करना है या मनी रेस करनी है डिफेंस फोर्स के लिए, हमको संसद के पास जाना है। डिफेंस फोर्स एक्सपेंडिचर और मनी रेज, हैव टू गो टू पार्लियामेंट। क्लियर हो गया? 1143 साफ साफ क्या बोलता है?
no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation made by law passed in accordance with the provision of this article. अब इसका आप अप्लाई करिए, डिफेंस फोर्स के लिए कोई पैसा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास। तो अमेरिका जो भारत का जो कहते हैं जो मिलिट्री पावर है, वह यह सच है कि भारत का एक सेना का अध्यक्ष होने के बावजूद राष्ट्रपति के पास यह बाध्यता है कि वह अब सेना के खर्चों के लिए वह संसद की तरफ मुंह मोड़े। किसकी तरफ मुंह करे? डिप्लोमेटिक पावर। जो हमारी कूटनैतिक जो प्रेजेंट पावर है, जितने काम होते हैं, ट्रीटी का निगोशिएट करना, दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट करना, ये सारे के सारे पावर जो प्रेसिडेंट की हैं कैसे हैं? सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। दो चीज आप लिखेंगे, यह प्रेसिडेंट के नाम पर होता है बट सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। क्या है ना, आप लोगों के सामने सवाल आता है तो यह आप लोग फर्क नहीं कर पाते हो कैसे प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट का रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। तो जो डिप्लोमेटिक पावर है यह बहुत वाइड पावर है, और जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर की पावर है, जो सारे मैटर हैं जो भारत को दूसरे देशों के साथ जोड़ते हैं, इन सारे जोड़ने जो ट्रीटीज होती हैं, जो इसको इंप्लीमेंट करना होता है, यह बिलोंग करती हैं पार्लियामेंट में। फाइनल पावर जो है वह पार्लियामेंट के पास है। द लेजिस्लेचर कैन नॉट टेक द इनिशिएटिव इन सच मैटर। द टास्क ऑफ नेगोशिएशन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन पार्लियामेंट विल दस बिलोंग टू द प्रेसिडेंट। यह बिलोंग करती है प्रेसिडेंट को। ट्रीटी, एग्रीमेंट, फॉरेन रिलेशन, यह बिलोंग करती हैं प्रेसिडेंट को। बट सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। मेरा साफ हो गया होगा कि नहीं हुआ? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? यह रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इंटरनेशनल अफेयर्स में, एंड ही हैज द पावर टू अपॉइंट द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। जो डिप्लोमेट, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमेट को अपॉइंट करता है। यह हमारे देश को विदेशों में रिप्रेजेंट करता है और इंडियन डिप्लोमेट को और रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है दूसरे देशों में। एंड ऑफ रिसीविंग, जो बाहर से डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन आता है उसको वह रिसीव करता है और यहां पे स्वागत करता है। मेरे ख्याल से इतना बहुत करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर है वो काफ़ी बड़ी पावर है, जो इसके लिए पूरा हमको ट्रेवल करना पड़ेगा पार्लियामेंट के लिए। वह उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी इशूज़ हैं, उसके लिए पूरा एक लेक्चर ही आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, क्योंकि लेक्चर को संभालना बांधना भी बड़ा काम है। मेरे ख्याल से आज साउंड ने परेशान नहीं किया होगा आपको। साउंड, माइक, कहते हैं कैमरा सब ठीक रहा होगा, क्योंकि आज सारा दिन समझने की कोशिश की गई। क्या है, जितनी ट्रीटी
एग्रीमेंट फॉरेन रिलेशंस हैं यह बिलोंग करते हैं प्रेसिडेंट को। तो मान लो कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट, फॉरेन रिलेशन, ये होता कैसे है? ये होगा तो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होगा। लेकिन जो भी होता है नाम प्रेसिडेंट का है, इसके नाम पर होता है, काउंसिल एडवाइस करती है, लेकिन यह पार्लियामेंट से रेटिफाई किया जाता है, पार्लियामेंट की संस्तुति की जाती है। पार्लियामेंट उस बात, मान लीजिए कोई फॉरेन रिलेशन से, कोई समानी भारत और पाकिस्तान से कोई संधि की गई, कोई करार किया गया, तो उस संधि और करार को किया जाएगा प्रेसिडेंट के नाम पे। लेकिन उस संधि और करार को पार्लियामेंट के थ्रू घुमाया जाएगा कि पार्लियामेंट उस संधि और करार पर अपनी सहमति दे। इट इज द रेटिफिकेशन बाय पार्लियामेंट। कोई और सवाल? लेट्स हैव ए क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर सम टाइम। अगर कोई सवाल है, कुछ है, जरूर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि अगर कोई सवाल है आपका, कुछ है, जरूर हम लोग सॉल्व करते हैं। टेल मी एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, एनी इशू यू वांट टू अंडरस्टैंड, आई कैन आंसर इट। मुझसे किसी ने बताया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो चैट ऑफ कर देते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की सवाल न कर पाए, लेकिन अगर आपको सवाल करने की आज़ादी नहीं दी गई तो मेरे ख्याल से ये अन्याय होता आपके साथ। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन विच यू आस्क। कोई भी किसी इशू पे आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो अपने को आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर इट, आई एम वेरी हैप्पी टू सॉल्व इट। देखिए, सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए, सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए, इवन सिविल सर्विसेज की परीक्षा के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है अपना उत्तर प्रदेश भी। इसको आप पास कैसे कर सकते हैं? मैं 2-3 चीज़ें हमेशा रिकमेंड करता हूं अपने सारे लोगों को। एक तो आप न्यूज़पेपर, देखिए आज जैसे न्यूज़पेपर में पहली ही न्यूज़ है, जस्ट लेट इट द 2 मिनट्स टाइम ऑन द न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में पहली न्यूज़ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ह्यूमन राइट्स पे सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या सवाल खड़े किए कि जब आदमी गिरफ्तार होता है, या आज की हेडलाइन है हिंदू में, कि जब आदमी गिरफ्तार होता है तो शुरुआती कुछ समय में ही उसके केस का फेट डिसाइड होने लगता है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे जाएं तो फ्री लीगल एड की बात कर रहे हैं। अगर संविधान का मूल अधिकार जाएं तो यह बात कर रहे हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार क्या है। देखिए, जो न्यूज सामने दिख रही है उसके पीछे आप पहुंच गए, उसके आप पीछे पहुंच गए। किस आंसर को अगर सुशील आंसर, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है। आई अंडरस्टैंड जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्ट सी द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स सी कि उस क्वेश्चन का सबसे अंतिम भाग क्या है। उस क्वेश्चन का अंतिम भाग अगर आप देखें तो उसका कंक्लूजन कैसे आएगा। लेट्स, ठीक सवाल है सुशील का कि उस क्वेश्चन का, लेट मी ओपन द क्वेश्चन देन आई विल कंक्लूड। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, सवाल क्या है, व्हाट द with the adoption of parliamentary form of government, the vesting clause under Article 53(1) remains to a great extent meaningless। अब इसको आप कैसे आंसर करेंगे? जो हमने आपको 53(1) के साथ जो 74, 75, 78 तीन आपको समझाया था, आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए इन तीन प्रोविजन को। तो 53(1) के 1 के बाद आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह 74, 75 और 77 से संचालित होता है। 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करता है। 75 में क्या है, जो मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है और जो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 77 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस का। तो आप इन तीनों का जिक्र करते हुए कहेंगे जो 53(1) में कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है वह मीनिंगलेस हो गया। दस फर्स्ट पार्ट, बिकॉज एज रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन मिनिस्ट्री। आपका जो पहला पार्ट है वह आपका 53(1)
74, 75 और 77 से संचालित हो रहा है। इट्स क्लियर? नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट। देखिए उसके आगे का जो लाइन है उसका कोई खास मतलब नहीं है। एज रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन द मिनिस्ट्री, critically examine the above statement in the context of the status and position of President of India under Indian Constitution। यह आपका जो यहां तक का पार्ट है, इन 4 सेक्शन से आंसर होगा। Come on the next part। If President of India does not accept the above, what consequences would follow? आप चले जाओ impeachment पे। Come on impeachment। Open the impeachment। impeachment में क्या कहा गया है कि अगर संविधान का पालन नहीं करेगा तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। यस और नो? आप सीधा आ जाओ इंपीचमेंट पे। इंपीचमेंट क्या बोलता है कि अगर राष्ट्रपति, आप आ जाओ आर्टिकल 61 में, देन यू अप्लाई आर्टिकल 61, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आर्टिकल 74, 75 का आप फॉलो नहीं कर रहे हो, देन क्या हो रहा है? आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हो, यू मे बी इम्पीच्ड। बड़ा स्ट्रेट सवाल है। आज के लेक्चर के बाद ये सवाल एकदम क्लियर हो गया। सुशील आंसर हुआ नहीं हुआ? टेल मी। आप बगैर लाग लपेट के लिखो कि राष्ट्रपति इंपीचमेंट में होगा, बगैर किसी दो राय के लिखो। आप साफ साफ लिखो, आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट the president is impeached for the violation of the constitution, and if the president is not following the mandatory requirement of the constitution of article 74, 75 to work as per the advice of the council of the ministers, then there is no issue other than to impeach the president। यह सवाल 2018 के लॉ के ऑप्शन में आया हुआ है। When I prepare your lecture, I see the 5 sources of question. 1, GS prior to the your change of the syllabus। दूसरा, जो GS आपका आज चल रहा है। तीसरा, पॉलिटिकल साइंस। चौथा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा, लॉ। मैं 5 क्वेश्चन पेपर को देखता हूं कि 5 क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये जो सवाल था यह 2018 के लॉ ऑप्शन में आया था। आप ऐसा करो, आप प्रेसिडेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे, किसी एग्जाम में, हिंदुस्तान का कोई एग्जाम हो, किसी स्टैंडर्ड का हो, आप उसका सवाल निकालो। सुशील, आर्टिकल 111 और 123 इसमें काम नहीं आ रहा है। आप सवाल फिर से पढ़ो। आर्टिकल 111 और 123 का यहां कोई रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो हमेशा सवाल आंसर करो जो पूछा जाए, क्योंकि इस पूरे सवाल में अगेन रीड द क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा। विद द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द वेस्टिंग क्लॉज अंडर आर्टिकल 53(1) रिमेन्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट मीनिंगलेस। अनुच्छेद 53(1) को अंदर सही बात क्या होगा कि भारत में संसदीय पद्धति को अपनाने के बाद अनुच्छेद 53(1) का जो तथ्य है, जो विभाग है, वह एक बहुत बड़ी सीमा तक अर्थहीन हो चुका है। एज रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन द मिनिस्ट्री, क्योंकि वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है। Critically examine the above statement in the context of the status and position of the President of India under Indian Constitution। इस बात को आप भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति के अधिकारों और उसकी परिस्थितियों के साथ व्याख्यात करिए। Also answer if the President of India does not accept the above, what consequences will follow। आप यह भी बताएं, अगर राष्ट्रपति इस बात को नहीं करता है तो क्या होगा। तो इस सवाल के जवाब में 111 नहीं आ रहा है। जस्ट ओपन 111, जस्ट सी 111, अभी मैं उसको सॉल्व कर देता हूं। ओपन 111। 111 क्या बोलता है? वह सिंपल सी बात बोलता है, व्हेन बिल हैज बीन पास बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट टू द बिल और दैट ही विथहोल्ड असेंट देयरफॉर।
जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा वह विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है। इसका कोई संबंध नहीं इससे। अनु यादव आर्टिकल 338 पे आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे, अभी वो प्रीमेच्योर है। सुशील वीटो नहीं आएगा ना वीटो नहीं आएगा। इन्होंने इस सवाल को 53(1) और राष्ट्रपति की स्थिति से बांट दिया है। वीटो यहां नहीं आ रहा है। वीटो कैसे बताओ, वीटो कैसे वीटो लिखोगे बताओ मेरे को, हाउ यू राइट द वीटो। क्योंकि वीटो में राष्ट्रपति के पास तो बहुत ही सीमित है, या तो साइन करे या विथहोल्ड करे, और क्या कर सकता है। तो वीटो से किसी भी तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का उतना टकराव नहीं आ रहा है। मतलब ये अगर वीटो आप लिखते हो इट्स सुपरफ्लुअस, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 53(1) राष्ट्रपति के स्थिति और अगर आप इस सवाल को देखो, तीन चीज है, राष्ट्रपति का स्थिति, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अगर राष्ट्रपति पार्लियामेंट्री अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता, तीन चीज है। तो वीटो आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू राइट हियर। अगर बहुत इच्छा हो लिख दो, लेकिन मुझे कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं रहती। ऋतिक कल आ जाएगा, जो वीटो का पावर है वो अलग से आएगा कल तुम्हारा एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में मुझे वीटो वाला पावर दिख नहीं रहा है, उसको लिखने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह न माने तब क्या होगा, इससे है। और कोई सवाल? बिना आर्टिकल 111 जरूर करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे मेरे ख्याल से। कल ही जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, क्योंकि आर्टिकल 111 के साथ आपको बताना पड़ेगा जो 4 वीटो हैं, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, 4 वीटो हैं आपके पास, तो चारों वीटो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आर्टिकल 111 का 42, 44 से कोई रिलेशन है? थोड़ा सा है, यस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। और कोई सवाल, और कोई इशू जो आपको परेशान कर रहा हो? देखिए मेरा काम क्या है, आपको हम एक डायरेक्शन दे कैसे आप पढ़ो, बाकी पढ़ना आपको है, समझना आपको है। इन एग्जीक्यूटिव पावर हेड कैन बी यूज रिमूवल, मैंने लिखा ना इसको, सुशील मैंने दोनों का जिक्र किया, सीएजी का भी जिक्र किया है और ईसीआई का भी जिक्र किया है, दोनों जिक्र किया था मैंने। नहीं रिमूवल, अगर आप ध्यान दो, रिमूवल मैंने दोनों का जिक्र किया हुआ है। मेरे पास पूरी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, मैं लिस्ट रिपीट कर देता हूं, मैंने लिस्ट पूरी तैयार की हुई है। लिस्ट में फिर देख लीजिए। द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू अपॉइंट, अपॉइंट का है, रिमूव का नहीं, अपॉइंट का है। और रिमूव का ये अपॉइंट में आएगा, रिमूव नहीं आएगा ये। देखो क्या है, जो अपॉइंट होगा वह रिमूव होगा। अगर प्रेसिडेंट की पावर को देखें तो जो मैंने 17 नाम दिए उनका अपॉइंटमेंट भी करता है, रिमूव भी करता है। तो व्हेन यू राइट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, देन यू राइट ही कैन अपॉइंट ऑल्सो, ही कैन रिमूव ऑल्सो। तो जो मैंने पूरी लिस्ट दी है, अगर आप उसको लिखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इंक्लूड करती है टू अपॉइंट एंड रिमूव the high dignity of the state under all, the president shall have the power to appoint, जो head dignitary है।
जो भी आदमी रिमूव होगा वह प्रेसिडेंट के साइन से ही होगा, प्रेसिडेंट का उसमें साइन आएगा ही आएगा। जितनी हाई डिग्नेटरीज हैं उनके अपॉइंटमेंट में और रिमूवल में रोल तो प्रेसिडेंट का आएगा ही। जो भी आदमी अपॉइंट और रिमूव होगा वो तो प्रेसिडेंट से होगा ना। और कोई सवाल? एनी मोर क्वेश्चन? अंचल देख लेना, इसको आप फिर से सुन लेना, कहते हैं इस लेक्चर को। इसको आप फिर से देख लेना। एनी मोर क्वेश्चन और शुड आई क्लोज इट? अगर आप सुशील पढ़ो आर्टिकल 317 आपको साफ हो जाएगा। 317 सबसेक्शन 2, सुशील रीड आर्टिकल 317 सबसेक्शन 2, यू गेट द आंसर। उसका जो लाइन नंबर 4 है, reference has been made to the Supreme Court under class 1 until the President has passed the order on receipt of the report of Supreme Court on such reference. अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, जब रिमूवल चाहे जो किया जाए वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। एक प्रक्रिया विहित की गई है, लेकिन उस प्रक्रिया का ऑर्डर तो होगा ही होगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इट्स वेरी गुड इंटरेक्टिव। क्या ना, अगर आप लोग बात करते हो तो शायद लिखते हो सवाल तो ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। जो ऐसा नहीं है मेरे को सब आता ही है, ऐसा भी नहीं होता है। आप सवाल कुछ खड़ा करते हो, सवाल मेरे सामने आता है, मैं भी पढ़ने समझने की कोशिश करता हूँ। कई बार मिस्टेक मुझसे हो जाती है, मैं भी आदमी हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ कि कोई मैं वेद व्यास हूँ मुझको सब आता है। मैं पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। तो जब आप सवाल खड़ा करते हो तो मैं उसको जरूर कोशिश करता हूं कि किया जाए। भारतीय संविधान जहां एक तरफ अपने अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त प्रदान करता है, वहीं दूसरे उसे सीमित कर देता है। क्या इसे किसी कार्य के, ये सवाल कैसे करोगे यार, ये नहीं आएगा सवाल ये। अब लिमिटेशंस तो हर जगह होती है ना, जो भी आप एक इशू बनाओगे उसमें लिमिटेशन तो आएगी ना। It's a nice time, a nice lecture. We'll see you tomorrow again on the same time. Take care. होप आज साउंड ने और इलेक्ट्रिसिटी ने, साउंड ने कैमरे ने परेशान नहीं किया होगा। कल बड़ी समस्या आई थी और थोड़ा से अगर कुछ समस्या आती है तो लेक्चर चल नहीं पाता है, तो आज विकास ठीक रहा होगा। टेक केयर, गुड डे।